जन्म नियंत्रण युक्तियां एक ऐसी युक्ति हैं जिससे हम अवांछित जन्म को रोक सकते हैं। इसी के बारे में जानने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनन एवं स्वास्थ्य लेकर आया हूं। तो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है जनन गर्भ निरोधक युक्तियां, जिसको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। तो देखते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड कैसी होती है और इसका हम इंप्लीमेंट जो है हम एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो जन्म नियंत्रण विधियां हैं किस तरीके से होती हैं और इसका हमारे सोसाइटी में क्या महत्व होता है। तो जन्म नियंत्रण युक्तियों का उपयोग हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से होती है। जन्म नियंत्रण युक्तियां क्यों आवश्यक है? तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या और अनचाहे गर्भ, जैसे कोई भी पर्सन है, कपल्स है जो चाहता है कि हमारी जो नेक्स्ट जो संतान है वो आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, उन्होंने प्लानिंग करके रखा है लेकिन प्लानिंग के पहले ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जन्म नियंत्रण युक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो जो जन्म नियंत्रण युक्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसको इंप्लीमेंट जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जन्म नियंत्रण युक्तियां कौन कौन सी है? पहला है बेटा प्राकृतिक विधि, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है। इसमें किसी तरह से केमिकल रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, आपको क्या बोला मैंने कि इस मेथड में किसी भी तरह से केमिकल, किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। अगला रोधक। रोधक का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, यहाँ पर मान लीजिए ये स्पर्म है और ये क्या है? एग है, और इन स्पर्म और एग को मिलने से रोकने के लिए यहाँ पर बैरियर लगा देना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैरियर मेथड। आपने देखा होगा कि रोड में जाते वक्त बैरिकेड्स लगा देते हैं, है ना, आप इस साइड से उस साइड ना जा पाए, है ना। ऐसे यहाँ पर भी है। बैरियर का मतलब है रोधन, यानी मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोकना। अगला क्या है? अंतः गर्भाशय युक्तियां, जिसको हम बोलते हैं आईयूडीएस। इनको क्या किया जाता है? गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है बाय द डॉक्टर के सजेशन के द्वारा और उसके प्रैक्टिसेस के द्वारा। अगला क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हम बोलते हैं पिल्स, आप सभी को पता है गोलियां होती हैं जो मुख के द्वारा ली जाती हैं, उसे बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अगला है शल्य क्रिया विधि, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, है ना, सर्जिकल मेथड, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों में होती है। अगला एक और है, इसी में आता है, जिसको हम बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सी है बेटा, क्या है? विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? जन्म नियंत्रण विधियां हैं। अब जन्म नियंत्रण विधियां हम कौन सी यूज करें, हमें कैसे पता चलना चाहिए? ध्यान रखना, हमें आसानी से ये मिलना है, यानी इसका क्या लक्षण होना चाहिए, इनकी क्या आदर्श होना चाहिए, मतलब जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं इनके क्या लक्षण हो, यानी हमारे लिए कैसे आसान हो। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यानी देखिए, कोई भी पर्सन जो है इसको जब ही यूटिलाइज करेगा, कभी भी यूज करेगा जब उसको आसानी से ये उपलब्ध हो। तो पहला क्या है? गर्भ निरोधक आसानी से क्या होना चाहिए? उपलब्ध होना चाहिए। अगला क्या है? गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए, मतलब जो है इफेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फेल हो जाए, ठीक है। फिर अगला क्या है? गर्भ निरोधक में कोई अनुशंसी प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी यदि कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो इसको कोई क्या यूटिलाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है नेगेटिव इफेक्ट के बाद क्या है? ये सस्ते और मुफ्त उपलब्ध होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर है वहां पर लोगों को जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगला, गर्भ निरोधक के उपयोग एवं उपयोगकर्ता को कामेच्छा व मैथुन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जो सेक्सुअल ड्राइव होता है, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इनके उपयोग करने से उनको किसी तरह की असावधानियां या किसी तरह की परेशानियां नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्या आता है? उपयोग में उसे उसी मानसिक, है ना, संतृप्ति की प्राप्ति होना चाहिए और इसे इसका अनुपस्थिति में जो है होती रहती है।
एक आदर्श गर्भ निरोधक उपयोगकर्ताओं के सभी हितों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। मतलब जो इसको यूज कर रहा है, यानी जो बर्थ कंट्रोल मेथड यूटिलाइज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उससे जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वो सोच रहा है, वो उसके अंदर जो यानी सोचकर उसको यूज कर रहा है, तो उसको उसका पूरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो ये है क्या, एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस। अब गर्भ निरोधक युक्तियों में सबसे पहला है प्राकृतिक विधि, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल विधि। ये विधियां अंडाणु और शुक्राणु को मिलने के रोकती हैं, जिससे निषेचन नहीं होता। ध्यान रखना, ये विधियां ऐसी विधियां हैं जो मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या करती है, रोकती है, यानी वो आपस में मिले ना, उनके प्रिवेंशन करती है, रोकने से मिलने के लिए रोकने का काम करती है। पहला है अवधि संयम, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सेंस। ठीक है, अब पीरियोडिक एब्सेंस क्या है, आप सभी को पता है कि यदि देखा जाए तो अवधि संयम जो है ये किस पर आधारित है, तो ये आवर्त चक्र पर आधारित है। आवर्त चक्र पर आधारित है। आवर्त चक्र पर क्यों आधारित है, आप सभी को पता है कि मान लीजिए हमारे पास ये कैलेंडर है। कैलेंडर में आप सभी को पता है कि जो आवर्त चक्र होता है वो लगभग 28 दिन का होता है। मतलब हर 28 डे में जो है आवर्त चक्र जो है रिपीट होता है। ठीक है, यानी हर 28 दिन में ये पुनः प्रारंभ होने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, अब ये 28 दिन में पुनः प्रारंभ हो रहा, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो इंटरवल आ रहा है, बीच में कोई इंटरवल आ रहा है, तो उसका क्या इंपोर्टेंस है, तो देखिए हम यहाँ पर इसको कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, अवधि संयम या पीरियोडिक एब्सेंस, या इसी को कैलेंडर मेथड कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें आपको 31 डे आपको शो किए गए हैं। मान लीजिए किसी फीमेल बॉडी में जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 1 तारीख को यदि जो है फर्स्ट ऑफ डे जो है स्टार्ट हुआ है, तो मिड डे ऑफ, मतलब मिड डे का मतलब क्या होता है, 14th। अब जो 14th डे होगा, ये वो डे होगा जहां पर अंड उत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन होता है। क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है, यानी अंड उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना, तो यहां पर अंड उत्सर्जन कब होता है, 14th डे होता है। अंड उत्सर्जन के बाद जो है ये अंड जो है, एग जो है, लगभग 1 से 2 वीक तक जो है ओवरी में के नहीं फिलोपियन ट्यूब में स्थित होता है। यानी आप देखोगे कि ये जब अंड उत्सर्जन हो जाएगा, तो ये जो एग है, तो यहाँ पर इस फिलोपियन ट्यूब में आकर रुक जाएगा, इस्थमस रीजन में। ठीक है, वहां पर आकर किसका वेट करेगा, इधर से आने वाले स्पर्म का वेट करेगा। ठीक है, यदि इधर से स्पर्म आ जाता है तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो देखिए, यदि मान लीजिए मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 से लेकर 14वें दिन यानी 14th डे में क्या होगा, मिड डे होगा। तो मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओवुलेशन होता है। उसके बाद लगभग 1 वीक तक जो एग है वहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर, इस्थमस में, यानी फिलोपियन ट्यूब में। अब देखिए यहाँ पर जो फिलोपियन ट्यूब में ये क्या है, रुका हुआ है, यानी वहां पर क्या है, वेट कर रहा है किसका, मेल गैमेट, जिसका नाम है एग, सॉरी स्पर्म। अब स्पर्म और एग जो है यदि आपस में क्या हो गए, मीट कर गए, यानी आपस में संयुग्मन हो गया, तो आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो 18वें दिन के बाद, यानी यदि देखोगे तो 1 वीक, लगभग 21 डे तक क्या रहेगा, एग रहेगा। लेकिन 21 डे के बाद एग जो है इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट होता है मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय हो जाएगा तो अब फिलोपियन ट्यूब में एग नहीं रहेगा। अब एक इसके बाद, यानी 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 28 है ना, 26, 27, 28, 29, इस बीच में यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, संभोग होता है, तो जो है गर्भ धारण के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। मतलब अब देखिए, यानी 21 के बाद 22 के बाद यदि मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संभोग की क्रिया यदि होती है, तो देखिए संभोग में क्या होगा, स्पर्म आएगा, यहां से यहां आएगा, है ना। अब इस फिलोपियन नलिका में, अब देखिए जो फिलोपियन नलिका है, यहां पर स्पर्म तो आया लेकिन एग अब नहीं है। पहले स्पर्म एग था लेकिन स्पर्म नहीं आया। अब क्या है, स्पर्म आया लेकिन एग नहीं है।
तो इस बीच में यानी 22 से लेकर 31 तक यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इस डे में जो है गर्भ धारण के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसी को बोला गया है क्या, कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक मेथड। तो देखिए क्या है, इस उपयोग में अंतर्गत माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन, यही इसमें जो है 10वें से 17वें दिन के मध्य दंपत संभोग मैथुन से बचना चाहिए, वही जो हमने अभी बताया, क्योंकि यह माहवारी का वह समय होता है जब अंडोत्सर्जन ओवुलेशन हो रहा होता है, मतलब यहाँ पर हो रहा होगा या हो चुका होगा, ठीक है, और अंड निषेचन के लिए तैयार, यानी एक जो है निषेचन के लिए तैयार होगा, ठीक है। इसलिए यदि इस समय संभोग मैथुन नहीं किया जाए तो गर्भ धारण से बचा जाए। मतलब इस टाइम में, यानी ये जो पीरियड है 14 से लेकर जो 21 है, इस टाइम पे यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, संभोग नहीं होता है, तो गर्भ धारण से बचा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है एक होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, बाह्य स्खलन विधि या आंतरिक मैथुन, जिसको बोलते हैं विथड्रॉवल मेथड, ठीक है। अब विथड्रॉवल मेथड क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी जब संभोग की क्रिया हो रही हो तो यहां से, यानी ये जो है मेल बॉडी है, जो पेनिस जिसको हम बोलते हैं, शिश्न, ठीक है, शिश्न से जो है स्पर्म यानी शुक्राणु स्त्रावित होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में यदि सैमेन बोलते हैं, वीर्य। अब ये जो सैमेन है जो है जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है उसको फीमेल बॉडी, यहां पर ये जो है वेजाइना रीजन है, सर्विक्स है, सॉरी सर्विक्स है, और ये क्या है, वेजाइना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं योनि, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा, यहां पर बाह्य स्खलन का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग के समय जो है जब वीर्य स्खलन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म इजैकुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन के पहले पेनिस को यानी शिश्न को फीमेल यानी सर्विक्स से बाहर निकालकर यहां पर जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन करने की जो प्रोसेस है, वीर्य सेचन की जो प्रोसेस है, वीर्य सेचन की जो प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि। क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य स्खलन विधि। जिससे क्या होगा, जब ये जो वीर्य है यानी स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, जब अंदर नहीं जाएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है। ये एक कैसी विधि है, प्राकृतिक विधि है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, ठीक है। इस क्रिया में नर अपने वीर्य स्खलन से पहले, है ना, तुरंत पहले अपने लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है ना, यानी जो सर्विक्स है उससे क्या करता है, बाहर निकाल लेता है, जिससे वीर्य योनि में नहीं जाता, यानी जो ये सैमेन है वो किस में नहीं जाता, सर्विक्स में नहीं जाता है, अर्थात वीर्य सेचन इंसेमिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है और अंडाणु शुक्राणु मिलन नहीं होता, यानी जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो शुक्राणु यानी एग से मिलन क्या होगा, है ना। इससे जो है क्या किया जा सकता है, गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। ये दूसरी विधि है किसकी, प्राकृतिक विधि के। तीसरा है यहाँ पर स्तनपान विधि या आवर्त चक्र विधि। मान लीजिए कोई फीमेल है जो कि बच्चा अभी अभी चाइल्ड बर्थ हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, और वो क्या कर रही है, शिशु को फीडिंग करा रही है। क्या करा रही है, फीडिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं स्तनपान, ठीक है। अब जब स्तनपान कराती है तो उनके बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, और इस प्रोलैक्टिन को हम बोलते हैं मिल्क हार्मोन, मिल्क हार्मोन। अब ये जो मिल्क हार्मोन है ये क्या होता है, इसका अमाउंट यानी अधिक सिक्रेट होता है, अधिक क्या होता है, स्त्रावित होता है। जब अधिक स्त्रावित होता है तो क्या होता है, शरीर से यानी फीमेल्स बॉडी से ही सिक्रेट होने वाला जो GnRH होता है, ये हार्मोन जो है स्त्रावित नहीं होता है, यानी जब ये स्त्रावित नहीं होता है, GnRH से स्त्रावित नहीं होता है, FSH और LH भी क्या नहीं होता है, स्त्रावित नहीं होता है। जब FSH और LH जो है स्त्रावित नहीं होंगे तो अंडाशय में जो है ओवुलेशन जो है, जिसको बोलते हैं अंड, जो इसको बोलते हैं ओवुलेशन, यदि देखोगे स्त्रावित नहीं, ठीक है।
तो जो ओवुलेशन की प्रोसेस है, अंड उत्सर्जन की प्रोसेस है, की विधि है, वो नहीं होती, यानी अंड उत्सर्जन नहीं होता। जब अंड उत्सर्जन नहीं होता है तो गर्भधारण की संभावनाएं नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखिए जब जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल बॉडी में एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जीएनआरएच हार्मोन को सप्रेस कर देता है, दबा कर रख देता है, जिससे जो है जीएनआरएच जो हार्मोन होता है स्रावित नहीं होता है। और जब ये जीएनआरएच स्रावित नहीं होता है तो बॉडी में होने वाला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है और ओवुलेशन डेवलपमेंट है, एग का विकास है, वो क्या होता है, रुक जाता है, जिससे जो है आगे की प्रोसेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह एक प्रचलित तरीका है जिसमें यह माना जाता है कि प्रसव के 4 से 6 महीने तक, जब तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध पिलाती है, बाहर से दूध या अन्य आहार नहीं देती, तब तक गर्भ यानी आवर्त चक्र, माहवारी क्रियाएं, अंडोत्सर्जन आदि क्रियाएं प्रारंभ नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि जब तक फीमेल, आप देखेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बोला जाता है कि हर 30 मिनट में, हर 30 मिनट में उसको क्या करना चाहिए, फीडिंग कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। अब 30 मिनट में यदि स्तनपान करा रही है कोई मदर, तो उस टाइम में प्रोलैक्टिन सबसे हाई जो है एक्टिवेटेड होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। उस टाइम में जब सक्रिय होता है तो ये दूसरा हार्मोन जो है जीएनआरएच जो होता है सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस दौरान मैथुन क्रिया करने पर अंडाणु के, है ना, अंडाणु के अनुपस्थित होने के कारण निषेचन की संभावना नहीं होती है। इस विधि में अधिकतम अवधि प्रसव के से 6 महीने तक मानी गई। मतलब बच्चे के जन्म के 6 महीने तक यदि प्रॉपरली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्ट में लगातार यदि बच्चे को फीडिंग कराई गई है, स्तनपान कराया गया है, उस परिस्थिति में जो है गर्भधारण की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या है, उसका स्तर कम होता है। इस कारण से गर्भधारण की संभावनाएं नहीं होती है। इन्हें समझ में आया? अगला जो है रोधक विधि। रोधक विधि का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं बैरियर विधि। बैरियर विधि में जो होता है कॉन्डोम्स आता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट है उसको मिलने से रोका जाता है। इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु को मिलने में, है ना, मिलन को कोई भौतिक अवरोध, है ना, रोध खड़ा कर रोक दिया जाता है, जिससे दोनों मिलन नहीं हो पाता और गर्भधारण से बचाया जा सकता है। मतलब जो ये भौतिक विधि है, इसमें जो है मेल और फीमेल को जो है मिलने से, यानी गैमेट को मिलने से रोका जाता है। अब देखें, पहला जो है कंडोम्स, जिसको हम निरोध बोलते हैं। आप देखोगे कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आते हैं। यहाँ पर जो है मेल कंडोम जो है उसका आकार जो है कुछ इस तरीके से होता है, फीमेल का कंडोम जो है इस तरीके से होता है। दोनों का शेप जो है अलग अलग तरीके से होता है और ये जो है एक रबर से मिलकर बने होते हैं जिसका नाम है लेटेक्स। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंडोम किस रबर का बना होता है, तो किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। यह इस विधि का सबसे प्रचलित उपाय है। वर्तमान में पुरुष या स्त्रियों दोनों के लिए निरोध उपलब्ध है, मतलब मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। परंतु पुरुषों का निरोध अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। यानी पुरुषों में जो ये कॉन्डोम्स यूज किया जाता है तो उसको जो है निरोध नाम से पहचाना जाता है, प्रचलित नाम है। निरोध बहुत पतले रबर लेटेक्स का बना होता है। मतलब ये किसका बना होता है, लेटेक्स बना होता है, जो वीर्य को मादा योनि में नहीं जाने देता। मतलब ये जो स्पर्म है यानी सेमेन है उसको फीमेल बॉडी में नहीं जाने देता है, जिससे शुक्राणु जनन मार्ग में नहीं जाते हैं और गर्भधारण नहीं हो पाता। इस निरोध को एक बार काम में लेने के बाद फेंक दिया जाता, मतलब इसको रीयूटिलाइज नहीं किया जाता, केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है, निरोध के अतिरिक्त जो है कुछ और मेथड है जिसमें बोलते हैं डायफ्राम, है ना, और सर्वाइकल कैप आदि रबर के बने निरोध उपाय है। इनमें निरोध की तरह बार बार उपयोग, है ना, लेकर फेंका नहीं पड़ना, ये बार बार उपयोग कर। मतलब जो है आप देखोगे कॉन्डोम्स जो है एक बार यूज करते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैप जो होता है, डायफ्राम जो होता है, स्पॉन्जेस जो होता है, इनको जो है बार बार यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि बैरियर मेथड में, है ना, बैरियर मेथड में कौन से युक्तियों का उपयोग एक बार किया जाता है और कौन सी युक्तियों का उपयोग एक से अधिक बार किया जाता है। ध्यान रखना, ये एमपी बोर्ड में या जो अदर बोर्ड है क्वेश्चन आ चुके हैं,
ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो सर्वाइकल कैप है इसको क्या किया जाता है, जो सर्वाइकल रीजन होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, सॉरी, सर्वाइकल रीजन में क्या किया जाता है, इसको फिट कर दिया जाता है, यहाँ पर जो है सर्वाइकल रीजन में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और जिससे जो है जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस जब होगी तो जो स्पर्म है इसके ये जो कैप है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना। जब इसमें स्टोर हो जाएगा तो आगे की ओर जाएगा नहीं स्पर्म, और क्या होगा, इस तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा क्या, प्रेगनेंसी। अगला है शुक्राणुनाशी, यानी कुछ इसी तरह से कुछ और होते हैं, जैसे आप देखोगे स्पर्मिसाइडल या स्पर्मी जेल जो होती है, फॉर्म जो होता है, जेल होती है, इनका भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये इनका काम होता है जो शुक्राणु है उनको मारने का काम। स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली या झाग का उपयोग भी किया जाता है। ये क्रियाएं जेली झाग शुक्राणुओं को मारकर रोधक बैरियर की गर्भ निरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, निरोध के भी कोई जिसको बोलते हैं अनुषंगी प्रभाव नहीं हो, मतलब इनका जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन किसी न किसी हर चीज का कोई ना कोई, यदि 0% नहीं तो 0.1% भी साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हाईली जो है इनका जो है नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल और जो है फॉर्म्स का उपयोग कब किया जाता है, इनको जो है शुक्राणु को जो स्पर्म है इनको जो है भक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, भक्षण। भक्षण का मतलब होता है इनको खा जाते हैं, समझ में आया कि नहीं, इनको मारने के लिए यूज किया जाता है। अगला है आईयूडीएस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। अंतःगर्भाशयी युक्तियां योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में लाई जाती हैं, परंतु इसे प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स द्वारा जो है उपयोग की जाती है। यानी प्रशिक्षित ऐसा नहीं है कि इसको हर कोई यूज कर जाए, इसको जो है एक जो है वेल ट्रेंड जो है डॉक्टर के थ्रू और नर्सेस के थ्रू ही यूटिलाइज किया जाता है। पहली आईयूडीएस का नाम क्या है, नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लिप्से लूप। क्या बोलते हैं, लिप्से लूप। लिप्से लूप, ये जो लिप्सी लूप है ये नॉन मेडिकेटेड जो है कॉपर यानी कॉपर टी है। इसमें किसी भी प्रकार की औषधि या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो लिप्सी लूप होता है इसमें किसी भी केमिकल्स का उपयोग नहीं होता है, केवल इसको हम क्या करते हैं, अंडवाहिनियों में लिप्सी लूप बनाकर शुक्राणु या अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है। ये केवल अंडवाहिनियों में, यानी जो अंडवाहिनी है उसको क्या किया जाता है, लूप के जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु जो है मिलने से रुक जाते हैं। यानी जो अंडवाहिनियां है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, मोल्ड कर यानी मोड़ दिया जाता है, यानी लूप बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म और शुक्राणु जो है आपस में नहीं मिल पाते और क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। अगला जो है तांबा मोचक, जिसको हम बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। यहाँ पर जो है इस तरीके से आयोडीएस होती है और ये क्या करती है, कॉपर जो है, कॉपर चार्ज जो है उसको रिलीज करती है। ठीक है, तो इसमें तांबे की टी आकृति की जो है लूप का प्रयोग, ये देख रहे हो टी की आकृति के लूप का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, तांबा आयन को क्या करता है, यानी कॉपर आयन को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। ठीक है, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देता है। मतलब क्या होता है, ये चार्ज जो होते हैं, कॉपर आयंस जो होते हैं, जो शुक्राणु है उनकी जो गतिशीलता है इसको क्या कर देता है, अवरोधित कर देता है। क्या कर देता है बेटा, अवरोधित कर देता है, मतलब रोक देता है। ठीक है, वर्तमान में अलग अलग समयावधि में कॉपर टी का प्रचलित है, यानी अलग अलग तरीके से होती है। अब कॉपर टी होती है, कॉपर 7 होती है, मल्टीलोडेड 370, ठीक है, 5 कॉपर टी होती है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या होती है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस होती है। फिर अगला है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस, मतलब ऐसी आयोडीएस जो हार्मोन का रिलीज करती है। ठीक है, कॉपर टी और हार्मोन रिलीजिंग लगभग सिमिलर एक जैसी दिखती है। ये हार्मोन पर आधारित होती है, ये अंड उत्सर्जन की क्रिया को रोकती है। मतलब जो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस जो होती है ये किसको रोकती है, अंड उत्सर्जन यानी ओवुलेशन के प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है। गर्भाशय के आंतरिक भित्ति को अंतरोवरण इम्प्लांटेशन के लिए अस्थिर संदमित करती है, जिससे
रोपण, है ना, गर्भधारण नहीं हो पाता। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी आईओडीएस है कि जो ओवुलेशन को क्या करता है, यानी डिसकंटिन्यू कर देता है। साथ में जो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस में जब फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब अंतरोपण होता है यहाँ पर मान लीजिए, तो इसको नहीं होने देता है, इसको रोक देता है। तो किसका काम है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस का। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ध्यान रखना, आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। अगला यदि हम देखते हैं गोलियां हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित जो है आईयूडीएस पिल्स है। ठीक है, अब ये जो गोलियां हैं अलग अलग तरीके से आती हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा हमारे सोसाइटी में यूज होने वाली टैबलेट्स यूटिलाइज की जाती है, अलग अलग तरीके की होती हैं। ये महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गोलियां हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना, का संयोजन होता है। मतलब ये जो टैबलेट होती है इसमें आपको पता है कि फीमेल हार्मोन 2 होते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन जो है, इसमें जो दोनों को कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ये क्या करता है, जो नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उनके लेवल को ये क्या करता है, डिसबैलेंस कर देता है। और जब डिसबैलेंस कर देगा तो गर्भधारण की क्षमता नहीं होगी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, है ना। संयोजन होता है, गोलियों को मुख से लिया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रतिदिन लेने वाली या साप्ताहिक, यानी ये 2 तरह से होती है। एक ऐसी है जो प्रतिदिन हर डे लिया जाता है और एक ऐसी है जो सप्ताह में एक बार ली जाती है। पहला, प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां। प्रतिदिन का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके जस्ट 5वें दिन के बाद ली जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिदिन ली जाने वाली यानी गोलियां। हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने सबसे पहले लॉन्च किया था इसे, और ये पर डे लेने वाली होती है, जिसका नाम है माला डी। ये सबसे प्रचलित सरकारी यानी गवर्नमेंट जो है टैबलेट है। ऋतुस्राव के प्रथम दिन से 21वें दिन तक रोज एक एक खाई जाती है तथा 22वें दिन से 28वें दिन तक नहीं लेनी होती है, यानी 7 दिन का इसमें क्या होता है, गैप होता है। दूसरे स्राव के प्रारंभ के दिन से ही पुनः यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक महिला गर्भधारण नहीं करती है। जब गर्भधारण करना होता है तो इसे खाना बंद करते हैं। मतलब ये जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब से लेकर कब तक, जब तक 21वें दिन तक ली जाती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। क्योंकि 21वें दिन के बाद क्या होता है, एक होता ही नहीं है ना। जब एक कहाँ फ्लोपियन ट्यूब में होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते नहीं, है ना। तो इसलिए उस टाइम तक क्या है, 21वें दिन तक ली जाती है, उसके बाद जो है 28वें दिन तक इसको बंद कर दिया। यानी बीच में कितने दिन का हो गया, लगभग 4 से 5 दिन का गैप हो गया, है ना। उस दौरान जो है एग प्रेजेंट नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो माला डी एक ऐसी टैबलेट है जो प्रतिदिन लेने वाली टैबलेट होती है ना, सप्ताह में हर दिन ली जाती है। ठीक है, तो अगले जो है साप्ताहिक ली जाने वाली टैबलेट। साप्ताहिक ली जाने वाली टैबलेट का नाम क्या है बेटा, सहेली। ठीक है, यह भारत में निर्मित गैर स्टेरॉइड, ठीक है, गर्भ निरोधक गोली है। इसे हमारी जो भारत सरकार है, केंद्र औषधि संस्थान लखनऊ सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर द्वारा क्या की गई है, डेवलप की गई है। ठीक है, ये ऐसी टैबलेट है जिसको हफ्ते में एक बार दिया जाता है, द्वारा विकसित की जाती है। यह सप्ताह में एक बार ली जाती है, परंतु इसकी गर्भ निरोधक क्षमता अधिक है और इसके अनुशंसी प्रभाव बहुत कम है। मतलब जो सहेली टैबलेट है, आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 यानी टोटल 6 है। यदि आप देखोगे तो ये किस में ली जाती है बेटा, सप्ताह में ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है। और इसका जो निगेटिव दुष्प्रभाव है, क्या है, जो है प्रभाव जो रहता है बहुत कम है। ठीक है, इसका निगेटिव साइड इफेक्ट जो है कम है और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, ली जाने वाली क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियां। अगला है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें मेल और फीमेल दोनों में यूज की जाती है। मेल में क्या हो जाता है, सबसे पहले वैक्सोटॉमी। आप सभी को पता है कि ये क्या है, वैक्सोटॉमी। यहां पर देख ले, वैक्सोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दोनों यहां पर बना है। वैक्सोटॉमी ये है वासा डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, इसको बाय द सीजर, इसको काट कर क्या किया जाता है,
टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, वृषण है, और इस वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इनसे जो है शुक्राणु जो है इसमें जाएंगे, इससे जो है यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से आउट होंगे। अब यहाँ से जब हम वास्ट डिफरेंस को काट कर बांध देंगे तो यहाँ से वृषण से स्पर्म तो आगे जाएंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जब नहीं जा पाएंगे तो जो सेमेन है उसमें शुक्राणु नहीं होंगे, है ना, जिससे गर्भधारण की प्रक्रिया से बचा जाए। ये टिग्वेक्टॉमी है, ये किसमें यूज किया जाता है, फीमेल में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, फिलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है। अब देखो यहाँ से स्पर्म तो जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, है ना, तो जिससे जो है गर्भधारण से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये थोड़ा सा गलत डायग्राम यहाँ पर लग गया है क्योंकि ये फीमेल यानी बर्थ कंट्रोल का है। यदि नर में वृषण जो कि वृषण कोष में स्थित होता है, यानी जो मेल टेस्टिस होता है वो कहाँ स्थित होता है, स्क्रॉटम में, वृषण कोष में होता है, कि शुक्राणु वाहिनी को छोटा सा भाग कट कर, है ना, क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है और उसे वलयित कर बांध दिया जाता है, ठीक है। यानी पार्ट को, छोटा से पार्ट को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। अब काटने के और बांधने के अनुसार क्या किया जाता है उससे, जिससे शुक्राणु नर जन्मांग तक जो है नहीं पहुंचता है, यानी जो मेल गैमेट है वो कहाँ नहीं पहुंचेगा, यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और इस जब पहुंचेगा नहीं तो क्या नहीं होगा बेटा, निषेचन की प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। काटा जाता है, इसलिए इसे शुक्राणु वाहिनी या जिसको हम बोलते हैं वैक्सोटॉमी। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में यही मादा की डिंब वाहिनी नलिका फिलोपियन को उदर भाग में चीरालाकार डिंब वाहिनी का छोटा सा भाग काट, यानी इसको जो है फिलोपियन ट्यूब को काट कर वलयित करके काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है ना, जिससे यहाँ से आने वाला जो एग है आपस में फर्टिलाइज नहीं होगा, है ना, और जो कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, आगे की ओर जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं होगा तो गर्भधारण की संभावनाएं 0% होती है, ध्यान रखना। ये चीजें समझ में आए। अगला क्या है, सहगर्भता। सहगर्भता क्या है, इसी को बोलते हैं एमटीपी, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसे अबॉर्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया को, है ना, प्रक्रिया प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। यानी जो है ध्यान रखना, इसी का उपयोग हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एबॉर्शन, है ना। अब इसको देख रहे हो कि जो डेवलपिंग ये भ्रूण है, यहाँ पर ये क्या है, डेवलपिंग भ्रूण है, ये डेवलपिंग भ्रूण है। इस भ्रूण को जो है चिकित्सक यानी जो है डॉक्टर के थ्रू जो है इसको चिकित्सा निडल के थ्रू जो है बॉडी से बाहर कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एमटीपी, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। मेडिकली इसको क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू या टर्मिनेट कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। अब यह जनसंख्या को कम करने के का वैज्ञानिक तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है साइंटिफिक रीजन नहीं है, परंतु कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे कराना आवश्यक होता है, इसलिए भारत सरकार ने एमटीपी के कुछ विशेष परिस्थितियों में वैध माना है। ध्यान रखना, ये जो है कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन इसको कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां पर जो है इसको क्या है, वैलिड किया गया है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं है, हर परिस्थिति में ये वैलिड नहीं है। कुछ वैलिड ये है, जैसे मान लीजिए बलात्कार के कारण उत्पन्न सहगर्भता, मान लीजिए किसी फीमेल के साथ जो है अनैतिक क्रियाएं यानी बलात्कार जैसे जो है जघन्य अपराध होने के बाद यदि उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उस कंडीशन में जो है उसको अनुमति दी जाती है, किसके लिए, एमटीपी की अनुमति दी जाती है। अगला, असुरक्षित यौन संबंधों बंद बनाने से उत्पन्न सहगर्भता। मान लीजिए कोई मेल और फीमेल है जो अनवांटेड जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, यानी एक से अधिक लोगों से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, और उस सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और उसमें किसी मतलब डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, रोग होने के चांसेस होते हैं, उस कंडीशन में जो है इसको क्या किया जाता है, वैल्यूएबल किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। गर्भ निरोध साधनों के असफल होने के कारण उत्पन्न सहगर्भता, मतलब मान लीजिए कोई भी कपल है, दंपत्ति है, जो कि क्या यूज किया है, आईयूडीएस यूज किया है,
ठीक है, आईयूडीएस मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज किया है या कि कोई अदर मेथड यूज किया है और उसने यूज करने के बाद वो जो है फेल हो गया है, उस कंडीशन में जो है इसको क्या किया जाता है, परमिशन दी जाती है, इसके लिए परमिशन ग्रांट की जाती है। अगला, ये सगर्भता में माता या भ्रूण के अब दोनों में जान जाने की घातक खतरा हो, मतलब यदि मान लीजिए प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और डेवलप हो रहे शिशु में माता या शिशु में दोनों में से किसी एक खतरा होता है, तब क्या किया जाता है, इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए परमिशन दी जाती है बाय द मेडिकल टेस्ट, यानी जब तक परीक्षण नहीं होगा जब तक ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भ्रूण गर्भ में अत्यधिक बड़ी कोई जन्मजात व्याधि, रोग या अपूर्णता होती है तभी हो। मान लीजिए कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसमें प्रॉपर बॉडी ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, प्रॉपर जो है शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, अंगों का विकास नहीं हो रहा है, उसमें कोई जन्मजात क्रोमोसोमल या जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, इनको निजात पाने के लिए जो है इस मेथड का उपयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगला, इस विशिष्ट परिस्थितियों में वैधानिक एमटीपी हो सकती है, यानी ये मेथड है, ये स्थितियां हैं जिसमें जो है एमटीपी को जो है लीगल किया जाता है, परमिशन दी जाती है। लेकिन हमने बोला ना कि इसको जो है एक पॉजिटिव फैक्ट के लिए, पॉजिटिव यानी समाज के भले के लिए किया गया था, लेकिन समाज ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया है, ये देखिए, एमटीपी का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने सन 1971 में, सन 1971 में चिकित्सकीय गर्भ सगर्भता मापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, है ना। इसलिए लिंग परीक्षण के साथ साथ, है ना, प्रतिबंधन लगा दिया गया और कम कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नियम बनाया गया, है ना। इसका उपयोग लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या के लिए उपयोग करने लगे थे, है ना, भ्रूण हत्या जैसे बोलते हैं, इसलिए इस पे क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया पड़ गया है, रोक लगा दिया गया। ठीक है, ये कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, अगला, यदि आप देखोगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हर टॉपिक का कोई ना कोई आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका दिखाने का मेन रीजन ये है कि आप उसको रिलेट कर पाओ, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप समझ रहे हो, उस टॉपिक को उस इमेज के थ्रू क्या कर सको, रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, उस टॉपिक का, उस जो है सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, अगला, यदि हम देखते हैं, चिकित्सीय गर्भ समापन गर्भ को प्रथम तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सुरक्षित होता है, मतलब यदि किसी को एमटीपी कराना है तो कब ये लीगल होता है, 3 महीने के अंदर, मतलब जब गर्भधारण से लेकर उसके 3 मंथ मतलब क्या होता है, 12 वीक के अंदर जो है, 12 सप्ताह के अंदर जो है क्या होता है, ये पॉसिबल होता है, मतलब इसके लीगल है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ही सुरक्षित होता है। दूसरी तिमाही अर्थात 4 से 6 महीने में कराया गया सगर्भता माता के लिए भी घातक है और मृत्युकारी हो सकता है, मतलब यदि 4 महीने यानी 3 महीने के बाद यदि चौथा महीना यदि आ गया है तो उस कंडीशन में जो है माता के लिए क्या होता है, खतरा हो सकता है, उसमें उस मदर की क्या हो सकती है, जान भी जा सकती है। समझ में आया? तो ये क्या है बेटा, एमटीपी। तो बच्चों, जन्म नियंत्रण विधियां केवल जन्म को रोकने के लिए ही नहीं, हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को स्वस्थ और उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण एक कदम होता है। तो बच्चों, इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और अच्छे वीडियो देखने के लिए और अच्छे नॉलेज गेन करने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही सीक्यू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा प्रदान करें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।